सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है ना, जैसे कि जितना सुनाई में दे रहा है फिर से रीओपन हुआ है, इसका मतलब ये है कि अवेयर तो है गवर्नमेंट इसको लेने के लिए, इस एग्जाम को रिक्रूट करने के लिए अवेयर तो है गवर्नमेंट। ये तो अगर नहीं लेना होता, इसको एक्सटेंड करना होता, खींचना होता, तो फिर वो अपडेट नहीं, यूनिवर्सिटी को छूट में, हाइट में छूट प्रदान की गई है, उसमें अपडेट तो है वो, है ना। आप लोग को पता है, बार बार वही बात को मैं क्या ही बोलूंगा, हुआ हूँ पांचों चरण कैसे निकालने है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि बता देना पहले जरूरी। सिलेबस का डिस्कशन आप लोग किए होंगे रवि सर से, है ना, पूरा डिस्कस किए होंगे सर, हर एक सब्जेक्ट के बारे में किए होंगे, किए क्या? सिर्फ मैथ रीजनिंग किए? मैथ रीजनिंग किए, ठीक। चलो, आप लोग जानते हैं भाई कि एग्जाम की जो तैयारी है, ये एग्जाम थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसीलिए, जो लोग पहले से जुड़ रहे हैं इसमें, 52-56 जितने भी लोग हैं इसमें, आप लोग इस बात को समझना कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो अन्य एग्जाम की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है कि आप बोलोगे कि मैं पीएससी वाला हूं और मैं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल लूंगा, ठीक है, आपका बोलना निकाल सकते हो, लेकिन आप अगर सब इंस्पेक्टर वाले हो और जाना चाहते हो पीएससी की तरफ, तो वो नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? सही बात और कठोर बात बोल रहा हूं मैं आपको। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पीएससी की तैयारी किए हुए हो और एसआई की तरफ आना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है, लेकिन आप एसआई वाले हो और पीएससी की तरफ जाना चाहते हो तो नहीं हो सकता है। तो एक बात पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अभी सामने में जो पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, आप उसको टारगेट करो, जरूर टारगेट करो, पर ये मत सोचो कि मैं पीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा हूं, पीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा हूं तो मेरा मेंस भी निकल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। पीएससी प्रीलिम्स अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक, तो आपका एसआई का प्री और मेंस की तैयारी हो रही है आपकी। समझ में आई मेरी बात? अब इस चीज को देखेंगे आप लोग कि जो पीएससी है और एसआई है वो अलग अलग कैसे है। पीएससी जो वो पूरी तरीके से एक मानसिक परीक्षा है, ठीक, आपकी पूरी मानसिक योग्यता, है ना, आपकी मानसिक योग्यता के जो निर्धारण होता है वो होता है पीएससी में। समझ में आई मेरी बात? लेकिन एसआई में यहां पर चाहिए आपको संतुलन। क्या चाहिए? संतुलन, बैलेंस चाहिए आपको। और कैसा बैलेंस चाहिए? तो दोनों चीजों में एक साथ, एक मानसिक तौर पे भी चाहिए आपको संतुलन, और बैलेंस जो बनाना है आपको वो बनाना है अपनी शारीरिक, ठीक, मानसिक और शारीरिक दोनों बैलेंस बना के चलना जरूरी है। गुड इवनिंग। मानसिक और शारीरिक बैलेंस बना के चलना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका एग्जाम कोई आप नाप जो चरण 1 निकाल लिए या चरण 2 निकाल लिए प्रीलिम्स, तो सब इंस्पेक्टर नहीं बनने वाले आप। आपको पांचों चरण निकालना पड़ेगा और मेरिट में आना पड़ेगा, तब आप क्या बनेंगे? सब इंस्पेक्टर बनेंगे। पांचों चरण निकाल भी लिए और सब इंस्पेक्टर बन गए, ऐसा भी नहीं है। मेरिट में आना जरूरी है इस चीज के लिए। बात को समझना, ये जो संतुलन है, बैलेंस है, ये हर एग्जाम में इसकी डिमांड नहीं है। हर एग्जाम में इसकी डिमांड नहीं है। सब इंस्पेक्टर हो गया और आपका जो कांस्टेबल हो गया, ये केवल 2 ही परीक्षा है जिसमें आप मानसिक और शारीरिक बैलेंस आपको बना के चलना है। क्योंकि डीएसपी बनने के लिए तो पीएससी निकाल लोगे आप, मानसिक योग्यता के आधार पर निकाल लोगे। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस कैसे बनेगा, बात को समझना। फिर भी ठीक है कि अपन बचपन से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, है ना, लेकिन शारीरिक परीक्षा में जब शारीरिक टेस्ट होगा, आपका शारीरिक टेस्ट होगा, ठीक, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होती है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं तो अच्छी बात है, कोई स्पोर्ट्स खेले हो पहले तो भी अच्छी बात है। मान लो कि अपन किसी स्पोर्ट्स से भी नहीं है, कभी नहीं है, केवल पढ़ाई की है, तो फिर दिक्कत की बात है। समझ पा रहे मेरी बात? अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूंगा तो मैं स्पोर्ट्स में था, क्रिकेट में था, तो मेरा फिजिकल बढ़िया था, और पढ़ाने की बात तो मैं लगातार पीएससी दे रहा था, मेंस दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, और लगातार पढ़ा भी रहा हूं 5-6 साल से। इसलिए दोनों में बैलेंस बढ़िया बन गया मेरा। अब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे आप देखेंगे कि मेरी शारीरिक परीक्षा की तैयारी कैसी है। समझ में आ रही मेरी बात? देखें, तो बैलेंस आपको कैसे बनाना है, ये बैलेंस आपको कैसे बनाना है, मैं इसकी सटीक रणनीति बता रहा हूं आपको। सटीक रणनीति पढ़ेंगे अपन, संविधान पढ़ेंगे, है ना, खोल खोल के पढ़ाऊंगा मैं आपको संविधान। जो पढ़ते हैं मेरे से वो जान रहे कि मैं कैसे संविधान पढ़ाता हूं। तो उसका परिचय मैं ये नहीं दूंगा कि आप मेरा बाहर जाके यार क्या डेमो लिए हैं, महिमा मंडन करो, उसका मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, इस चीज को समझना कि आपका जो बैलेंस है वो बनेगा कैसे। चरण 1 की बात मैं नहीं करूंगा। चरण 1 की बात आप लोग लगातार सब लोग से सुनते ही रहते होंगे। चरण 1 में क्या होता है? सामान्य रूप से नाप जो होता है उसमें 5-6 मार्कशीट आपकी मांगी जाती है। फ्लैट फुट और नॉकनी नहीं होना चाहिए, और हाइट ये ठीक होना चाहिए, बाकी सब चल जाता है। समझ में आई मेरी बात सभी को? हाइट आप लोग की होगी तभी तो आप फॉर्म भरे हो,
है ना। फ्लैट फुट और नॉक नी में कभी बाहर नहीं होते, खासकर महिला लोग और बाहर नहीं होते। कांस्टेबल लोग चेक करेंगे, मुस्कुरा देना, वो बाहर निकाल देंगे आपको, ऐसे ही होता है, ठीक है। फ्लैट फुट और नॉक नी में। और अगर किसी का नॉक नी होता है तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, है ना। एक जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, वो दोनों पैर के पंजे को मिला करके जब आप ऐसा फ्लाई बटरफ्लाई मारते हैं तो नॉकनी उससे दूर हो जाता है। अगर नॉकनी हो रहा होगा तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। फ्लैट फुट में दिक्कत नहीं होगी। फ्लैट फुट में टेक्निक ऐसी रहती है, अगर आपका पैर का पंजा ऐसा है, आप उसको इस शेप में रखिए। अगर आपको जब वो भिगाएगा ना, तो आपको जब भिगाएगा वो पैर को, जब गीले बोरे में खड़े करेगा, तो गीले बोरे को आप इस तरीके से टच करना। समझ में आ रही मेरी बात। गीले बोरे को ऐसा टच करना, अब जा करके वहां पर जो सूखा फर्रस होगा वहां पर नॉर्मल खड़े हो जाओ। जो हिस्सा गीला है उसी हिस्से को वो टच करेगा और समझ जाएगा कि हाँ फ्लैट फुट नहीं है करके। तो ये इसकी टेक्निक होती है। चरण 1 की बात क्लियर है, ये एकदम आसान है। सबसे ज्यादा लोग जो कटे थे वो चरण 1 में ही कटे थे। 1,47,000 समथिंग कुछ फॉर्म गया था, 60,000 लोग चरण 1 में कट गए थे। कुछ लोग आए नहीं थे, और जो ज्यादातर लोग कटे थे वो एक कटे थे हाइट में और दूसरा कटे थे एज में। हाइट में और एज में सबसे ज्यादा लोग कटे थे। हाइट आप जानते हो 168 सेंटीमीटर कैटेगरी है आपके पास, एसटी है तो 5 सेंटीमीटर उसमें कम कर दिया है अभी। समझ में आ रही है ना मेरी बात। और एज क्या है कि आपको 1 जनवरी 2024 की डेट पे, जिस साल फॉर्म आया था उस साल 21 वर्ष का होना जरूरी है। गया दिमाग में सभी के। अब कई लोग बोलते हैं कि 1 जनवरी 2024 की डेट में क्या हम लोग को ग्रेजुएट होना जरूरी था क्या करके, तो वो चीज मायने नहीं रखती है। आपको एज की बात की है कि 1 जनवरी 2024 को आप 21 साल के हो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं थे, और आप ग्रेजुएट कब हो गए, मार्च में होगा, मान लो मार्च में आप ग्रेजुएट हो गए, आपके पास ग्रेजुएशन का पेपर आपका हो गया, तब भी आप एलिजिबल हो एग्जाम दिलाने के लिए। समझ में मेरी बात। आप एग्जाम दिला सकते हो, एलिजिबल हो उसके लिए, आपको कोई बाहर नहीं करेगा, है ना। देखे तो चरण 1 की बात हुई। अब जो अगला 2 और 3 का चरण है, मैं इसको चरण अलग अलग मानता ही नहीं हूं, ठीक। मैं कभी नहीं माना चरण 2 और चरण 3, ठीक। ये ओवरऑल मिलाकर के एक ही तैयारी है, ये एक ही तैयारी है। क्योंकि आपका पूरा पेपर क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव। तो एक सरल है और एक कठिन है, या फिर एक सरल है एक मॉडरेट है, ऐसा कोई बहुत भयंकर प्रश्न नहीं पूछने वाला आपसे। ये बिल्कुल भी गुमान में मत रहना आप लोग, नमस्ते, बिल्कुल गुमान में मत रहना कि एकदम भयंकर कठिन क्वेश्चन पूछेगा। प्रश्न सामान्य स्तर के होंगे, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए पहले प्रैक्टिस लगेगी। उसके लिए मैं हूं, बाद में रणनीति उसकी बताते रहूंगा मैं। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम केवल एक ही चीज में है, कलर ब्लाइंडनेस में। और उसको भी मैं प्रॉब्लम इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बाद में हो जाता है ना। बाद में जो भी है, किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस है, वो थोड़ा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, है ना। यहां पर सामूहिक तौर पे बोलना ठीक नहीं है बात। तो चरण 2 और चरण 3 में मैं इसको अलग अलग नहीं मार रहा हूं चरण, इसको सिर्फ एक ही चरण मार रहा हूं मैं। ओवरऑल तैयारी एक ही होनी है। आपको कितना पेपर देना है, यहां 1 पेपर देना है और वहां 3 पेपर देना है। ओवरऑल 4 पेपर आपको देना है। समझ में आई मेरी बात। हालांकि ये क्वालिफाइंग है। मैं पीएससी वाला था, मेरे को कभी, मैं जब चरण 1 चरण 2 दिया, मैं ऐसे ही मुंह धो के गया था ब्रश करके। मेरे इसमें 110 रैंक आया था ओवरऑल, पूरा जो प्रीलिम्स था, क्वालिफाई था, ये 110 रैंक आया था। अगर मैं पढ़ता, हो सकता है टॉप 20 में भी आ जाता मैं। समझ में आ रही मेरी बात। इस चीज के लिए अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है मेंस की, किसकी तैयारी है, मेंस की, अगर आपकी मेंस की तैयारी है तो ये तो एकदम हलवा है। मजाक नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आप इसमें मुंह धो के जाओगे और बैठ जाओगे तब भी आपका अच्छा खासा रैंक आएगा। और अल्टीमेट बात तो यही है ना कि आपको अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो 5 चरण को निकालना है। तो आप इसको अलग अलग एग्जाम लेकर के चलो ही मत, आप सिर्फ और सिर्फ किसकी तैयारी करो, मेंस की तैयारी। समझ में आई मेरी बात। आपको मेंस के सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट। अगर आपका मेंस का सिलेबस पढ़ा हुआ है, कई बार का रिवीजन किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी चरण 3 में। समझ में आई मेरी बात। और चरण 3 के चक्कर में आपका क्या निकल जाएगा, चरण 2 निकल जाएगा। जा रहा दिमाग में सभी के, जारी है ये चीज। अब मैं आ रहा हूं सीधा चरण 3 में, क्योंकि चरण 3 की तैयारी करने से चरण 2 निकलने वाला है, चरण 2 निकलने वाला है। तो इसके बारे में समझिए भाई कि लोग एकदम ज्यादा हुआ बना देते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना लंबा एग्जाम है, फालतू बात। ट्राई करना किशन कुमार, ट्राई करना 167 सेंटीमीटर ट्राई करना। इसमें यहां पर जो आपका गला है ना, उन लोग क्या करेंगे, जब आपकी हाइट नहीं आ रही होगी ना, तो आपके गले के ये वाले हिस्से को पकड़ के ऊपर जो मशीन होगी जो यहां पर टच करेगी, उसको उन लोग ऊपर खींचेंगे, तो आधा सेंटीमीटर समथिंग कुछ गला जो है वो खींचा जाता है। तो ट्राई करना, बिल्कुल भी छोड़ना मत उसको।
देखें, तो चरण 3 की बात मैं कर रहा था, चरण 3 में कि 3 पेपर है, इसमें है 3 पेपर। अब जो इसमें मेरी जो रणनीति थी, मेरी रणनीति और अच्छी खासी रणनीति, सटीक रणनीति मेरी बैठी, मैं सरल चीजों को टारगेट किया, जितना ज्यादा नंबर मैं खींच सकूं। क्योंकि अगर मेरा 2 नंबर पॉलिटी में आ रहा है और 2 नंबर हिंदी में आ रहे हैं, तो कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, 2 नंबर मतलब 2 नंबर। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा तो मैं क्या किया, मैं रणनीति बनाया था कि मैं टारगेट करूंगा पेपर 1 को, और इसमें जितना ज्यादा हो सके मैं स्कोर करूंगा, जितना ज्यादा हो सके। अच्छा खासा स्कोर भी हुआ है मेरा इसमें मेरा 160 नंबर आया है। मेरा टारगेट ये था कि इसमें कम से 180 नंबर लाऊं मैं। अभी 80 सही हुआ क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आप जाकर देख लेना भाई, अब हवा हवाई बात नहीं कि मेरा नाम में देख लेना, 160 नंबर इसमें मेरा है, 200 में 160 नंबर, मैं 80 क्वेश्चन इसमें सही किया हूं। मेरा टारगेट था 90 का, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 नंबर, 160 इसमें है। ठीक, इसके बाद मैं जो टारगेट किया था उसको इस तरीके से टारगेट किया था कि मेरे को पता है कि यहां पर जो हिंदी है 125 नंबर का, और जो आपका अंग्रेजी है ये, तो जितना ज्यादा हो सके मैं हिंदी में स्कोर करूंगा, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी पढ़ता हुआ आया हूं और हर सिलेबस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर सिलेबस में मैंने हिंदी पढ़ा है। समझ में मेरी बात? तो एक बार हिंदी का सिलेबस पूरी तरीके से मैं कंप्लीट किया, और कई कई बार कितना ही प्रैक्टिस किया हूं, फोन से भी प्रैक्टिस किया हूं, जितने भी टॉपिक जितने भी बुक मार्केट में चल रही है ना, ऑब्जेक्टिव्स, उसकी भी मैं प्रैक्टिस किया हूं। तो हर प्रश्न लगभग मेरी रेंज का था, लगभग पूरा पूरा इसमें स्कोर किया हूं मैं। 110 115 नंबर मेरा जो है वो हिंदी में ही है। समझ में मेरी बात? अब रही बात अंग्रेजी की, तो अनएक्सपेक्टेड मैं नहीं सोचा था कि अंग्रेजी का प्रश्न पत्र इतना सरल दे देगा। ठीक, क्योंकि अपन सब हिंदी माध्यम वाले हो आप, और कोई अंग्रेजी माध्यम वाला है आप लोग में? ठीक, तो अगर आप अंग्रेजी माध्यम के तो बहुत अच्छी बात है, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लो कि आप हिंदी माध्यम के हो, ठीक, और आप अंग्रेजी को औने पौने पढ़ रहे हो, भयंकर पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल नहीं होगा फिर। केपी पटेल, कुलदीप, तू है क्या भाई? बिलासपुर वाले मिस कर रहे हैं? हाँ मिस करो, अभी मिस ही कर सकते हो तुम लोग, मैं तो नहीं आ रहा बिलासपुर अभी, ऑनलाइन ही मिलो तुम लोग। तो क्या बोल रहा था मैं, अंग्रेजी माध्यम के अगर आप हो और टारगेट कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप हिंदी माध्यम को अंग्रेजी टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है भसक जाओगे। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि अंग्रेजी का कितना भी कठिन प्रश्न पूछ सकता है और कितना भी सरल पूछ सकता है, और अब दोनों में गारंटी नहीं कि हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और जिसमें गारंटी नहीं, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य स्तर की मेहनत आपको करना है किसमें, अंग्रेजी में, लेकिन औने पौने मेहनत करना है हिंदी में। एकदम ज्यादा ठोक बजा लेना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, हर चीज के बारे में। समझ पा रहे मेरी बात? तो आपको जितना ज्यादा हो सके फोकस करना है 125 नंबर में, कम से कम 120 नंबर ला लिया जाए। फिर उसके बाद अगर आप 40-45 नंबर भी ला लेते हो इसमें, 40-45 नंबर बहुत है, मोर देन इनफ है। अंग्रेजी को इतना ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। गरीब बच्चे नहीं हो रहे गरीब तुम लोग। चल, ये बात समझ में आई आप लोग को? ये पेपर 1 की बात हुई, ठीक, जिसको आपको मेन टारगेट करना है। अब मैं आ रहा हूं जीएस में, इंडियन जीएस। ये पेपर 2 जो है, यही आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स, ये जो पेपर 2 जो है, ये जो चरण 2 में आपका हुआ था ना प्रीलिम्स, क्वालिफाइंग नेचर का, यही जो है पेपर 2, वो आपका क्या है, प्रीलिम्स है। अब इसमें आपको क्या करना है, जितना ज्यादा एनालिसिस हो सकता है। एनालिसिस कहां नहीं करना है, एनालिसिस यहां नहीं करना, यहां भी नहीं करना एनालिसिस, क्योंकि फॉलो नहीं करेगा उसको कि पिछले बार 10 क्वेश्चन दिया है पॉलिटी से, पिछले बार 10 क्वेश्चन दिया है संज्ञा से, तो इस बार संज्ञा से 10 क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो बदल दे उसको, समझ मेरी बात? लेकिन जितना ज्यादा एनालिसिस आप कर सकते हैं कि कहां पर से कितने प्रश्न पूछे गए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए हैं, तो आप उतना ज्यादा एनालिसिस कीजिए। किसमें करना है आपको एनालिसिस? यहां पर एनालिसिस करना है आपको। आप उठा लो 2008 का पेपर उठा लो, आप 2012-13 का जो सब इंस्पेक्टर है उसका उठाओ, 2023 में, ठीक है, जो पेपर हुआ उसको उठा लो। आप देखो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात सभी को? तो जितना ज्यादा आप एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस काम आने वाला है आपका पेपर 2 में। पेपर 2 में एकदम काम आया था मेरा। तो लोग बोल रहे थे कि 2012-13 बहुत पुराना हो गया, वैसा प्रश्न नहीं पूछेगा, नहीं पूछा, वैसा ही प्रश्न पूछा। और अगर थोड़ा सा भटकता भी है, थोड़ा सा ऊपर जाता भी, तो कितना ही चला जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? अब सामान्य स्तर का व्यक्ति क्या सोचेगा, संविधान के बारे में बता रहा हूं मैं, कि अगर वो संविधान की तैयारी करता है, किसी भी प्रशासनिक सेवा में वो चला जाए, संविधान तो रहेगा ही ना वहां पे।
ऑब्वियस है कि संविधान से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में भी हम लोग जाएंगे, ट्रेनिंग में भी संविधान एक सब्जेक्ट है 50 नंबर का, समझ में आई मेरी बात। तो ऑब्वियस है कि इस एग्जाम में संविधान के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, संविधान से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ में आई मेरी बात। ऐसा तो एनालिसिस आप जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा करें। रही बात पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले मैं इसको लेकर के चल रहा हूं पॉलिटी, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं ठीक मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद रही जियोग्राफी की बात, रही आपकी हिस्ट्री की बात, ठीक, रही आपकी ईवीएस, ईवीएस यानी कि पर्यावरण, ठीक, इसकी बात, साइंस टेक्नोलॉजी की बात, दर्शन की बात, दर्शन, कला संस्कृति की बात, कला संस्कृति, ठीक। ये जो सामने मैं आपको लिख रहा हूं यही मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट जो आपको तैयार करने, ठीक, साइंस, ठीक, कला संस्कृति और दर्शन। यहां पर से प्रश्न ये पूरा पूरा जो आपको क्या निकालेगा, ये आपका प्रीलिम्स निकालेगा, समझ में आई मेरी बात। ये प्रीलिम्स निकाल के देगा आपको। आप देखेंगे लोग दर्शन पढ़ के नहीं जाते, लेकिन दर्शन से प्रीलिम्स में कितने प्रश्न आया देखना, 5 से 6 प्रश्न आया दर्शन से, सीधे सीधे। चारवाक दर्शन से पूछा है, सांख्य दर्शन से पूछा है। मान रहा हूं आपके लिए नया है, लेकिन ये एनालिसिस आप लोग को करना है, ठीक। अब रही बात पेपर 3 की, तो पेपर 3 मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग को मैं टारगेट नहीं किया, मैं क्या किया था, मैं जितना ज्यादा हो सके प्रश्न को सॉल्व करके गया था, जितना ज्यादा हो सके प्रश्नों को सॉल्व करके, अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करके गया था। पेपर थोड़ा सा कठिन दे दिया। दोनों पेपर के कंपेयर में जो सबसे ज्यादा कठिन पेपर दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, मैथ रीजनिंग का पेपर सबसे ज्यादा कठिन दिया गया था। और याद रखें आप लोग, बहुत ज्यादा फोकस मैथ्स के ऊपर करोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा रीजनिंग दिया हुआ है, समझ में आई मेरी बात। 60-40 का रेशियो है, 60% रीजनिंग है और 40% क्या है, मैथ्स है, समझ में आई मेरी बात। और रीजनिंग वो इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि यहां पर जो 100 प्रश्न आने हैं, उन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे हैं, समझ में आई मेरी बात। अगर वो मैथ्स का वेटेज बढ़ा देता तो आप 2 घंटे में सॉल्व भी नहीं कर पाओगे फिर उसको, लेकिन रीजनिंग सॉल्व हो सकता है, इसलिए रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा देता है, जानबूझ के रीजनिंग का प्रश्न ज्यादा देता है। और हर बार ऐसे ही करेगा, आपके एग्जाम में भी रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि 120 मिनट में 100 प्रश्न बनाना लगभग, है ना, लगभग क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। धन्यवाद, शुक्रिया, समझ में आई मेरी बात सभी को। तो ये ऐसी रणनीति आपको लेके चलनी है। फोकस कहां करना है, जहां पर ज्यादा प्रश्न, ज्यादा नंबर आ सकते हैं। देख लो, रीजनिंग फोकस करें, एनालिसिस भी यहां पर ध्यान दें, और जितना ज्यादा हिंदी फोकस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा ये चीज। गया दिमाग में सभी के। अब चले एक और चीज के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि आप कर रहे हैं कोचिंग, ठीक, आप कोचिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोचिंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग का जो रेशियो है ना वो 70% है, 70% चीजें आपको तक पहुंचा दी जाएगी, और उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता है। ऑल दैट मैटर इज एफर्ट, एफर्ट, इसके बाद आएगा आपका एफर्ट। क्योंकि कोचिंग तो छत्तीसगढ़ में अगर ओवरऑल मैं देखूं, ओवरऑल हमारे सारे बैचेस वगैरह को मिला के देखूं तो 1000 स्टूडेंट तो उड़ान में ही है, लेकिन पोस्ट तो 341 है। बहुत सारी कोचिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ग्राउंड में भी होंगे, बहुत सारे सेल्फ स्टडी भी करेंगे, समझ में आई मेरी बात। तो ये सब यहां तक पहुंचेंगे, 70% तक के पहुंचेंगे उन लोग, साम दाम दंड भेद लगा करके पहुंचेंगे उन लोग। लेकिन एफर्ट जो है वो एफर्ट वो आपको अलग करेगा, वो आपको पोस्ट तक के पहुंचाएगा। अभी एफर्ट क्या है, मैं केवल अभी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, अभी मैं फिजिकल की बात किया ही नहीं हूं, ठीक। फिजिकल की बात भी अपन करेंगे। एफर्ट क्या है कि आप कोचिंग में जो भी पढ़ रहे हैं उसको अंतिम कभी भी मत मानो, अंतिम कभी भी मत मानो। कोचिंग में आया हुआ हर एक बच्चा पोस्ट लेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये तो अकाट्य सत्य है ना कि कोचिंग में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो कोचिंग में पढ़ रहा है वो पोस्ट नहीं लेगा। पोस्ट कौन लेगा? जो एफर्ट मारेगा थोड़ा सा अलग। अब क्या करेगा वो कि जैसे ही कोचिंग में जो भी चीज पढ़ाई गई उसको वो एक तो रेफरेंस बुक रखेगा, रेफरेंस बुक, क्योंकि उसको रिस्क नहीं लेना ना, उसको तो यदा कदा पोस्ट लेना है, किसी भी तरीके से उसको पोस्ट लेना है। अगर वो पोस्ट नहीं लेगा तो उसकी एज निकल जाएगी, अगर वो पोस्ट नहीं लेगा तो उसके घर का प्रेशर इतना ज्यादा, शादी वादी करना पड़ जाएगा, तो वो तो हर तकनीक अपनाएगा ना पोस्ट लेने के लिए। तो एक रेफरेंस बुक उठाएगा वो, अगर उसको 70% ठीक दिया गया उसमें से वो 10-15% रेफरेंस बुक से उठा लेगा। समझ में आई मेरी बात? अपने नोट्स में अपडेट कर देगा उसको। अब रेफरेंस बुक के बाद वो करेगा एमसीक्यू सॉल्व। एमसीक्यू सॉल्व करेगा दो जगह से, एक करेगा किसी पर्टिकुलर पुस्तक से जो मार्केट में मिल रही होगी, और दूसरा करेगा नेट से। कि अगर मैं आप लोग को उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मैं अगर आपको संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक पढ़ा देता हूं,
तो क्या संयुक्त अधिवेशन और धन विधेयक उतना ही पूछेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, अलग शब्द भी हो सकते हैं उसके। धन विधेयक को पूछने के लिए अलग तरीके से भी वो पूछ सकता है। तो अगर आप प्रश्न सॉल्व किए हो तो वो अलग तरीके से प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? और नेट से इसलिए कि क्योंकि जब भी अभी आप कोई भी एग्जाम देकर के निकलोगे तो आप देखोगे, जब भी कोई भी आप एग्जाम देकर निकलोगे देखोगे कि अपने को जिसका उत्तर नहीं पता था या गलत मार्क के आ गए हैं या डाउट में है, अब हम तुरंत नेट में सर्च करते हैं, सर्च से उत्तर मिलता है, उसका तुरंत मिल जाता है ना उत्तर, तुरंत मिल जाता, नेट में सब चीज है। तो नेट से तैयारी क्यों नहीं करे फिर? समझ में आई मेरी बात? कई बार तो ऐसा होता है कि जिस प्रश्न को व्यापम के द्वारा पूछा गया है 4 विकल्प के साथ, वो 4 विकल्प वैसे के वैसे ही दिख जाते हैं, सेम टू सेम दिख जाते हैं वो। समझ पा रहे मेरी बात? ऐसा तो एक आपको बुक से तैयारी करनी है, दूसरी नेट से तैयारी करनी है। गया दिमाग में? ये एफर्ट आपका मैं बता रहा हूं, ये 30% एफर्ट बहुत मायने रखेगा। अगला एमसीक्यू के बाद आप एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। ठीक, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है? प्रतियोगिता देना है। प्रतियोगिता, अब आपको देख रहे हैं कि ये जो मैं इतना तैयारी किया हूं क्या वो काम का है कि नहीं है, कहां पर स्टैंड कर रहा हूं मैं अन्य लोगों की अपेक्षा, कंपेयर करना है यहां पे। अब इतना करने के बाद जब आप इतना कर लेते हो, जो भी चीज नहीं मिली आप अभी अपने नोट्स में ऐड ऑन करते हुए चल रहे हो। हर चीज नोट्स में ऐड ऑन करना है आपको, जो नहीं मिल गई नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ऐसा अगर आपका नोट्स पुख्ता तैयार होता है, पुख्ता नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका ऐसा पुख्ता नोट्स तैयार होता है, अब एग्जाम के पहले आपको कम से कम 10 से 12 बार इसका रिवीजन करना है, इस पुख्ता नोट्स का। हाँ, बातें कड़वी हो सकती है, मैं जो बोल रहा हूं कठिन हो सकता है, लेकिन वो एग्जाम का रिजल्ट देगा आपको, 100% देगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर इसको आप अंधा फॉलो करेंगे, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी। आप इतना करोगे तो भरोसा करके 10 से 12 बार रिवीजन करो, क्योंकि अगर आपका रिवीजन भी नहीं है, अगर आपका रिवीजन नहीं है, आप पूरा पढ़ लियो, सब चीज कर लियो, तो भी कोई मतलब का नहीं। फिर 10 से 12 बार रिवीजन करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये एफर्ट जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो तैयारी कर रहा है वो करेगा कोचिंग, वो यूट्यूब से एफर्ट मारेगा, वो किसी 4 बुक को उठाएगा, भले ही वो 10-15 घंटे में तैयार करेगा वो कंटेंट को, जो मैं आप लोगों को कंटेंट तुरंत दे दूंगा 1 घंटे में, लेकिन वो करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो थोड़ा सा अलग अगर आपको करना है तो ये इफेक्ट, ये जो एफर्ट है आपकी पढ़ाई में आपको देना पड़ेगा। गया दिमाग में सभी के? तो एक मैं रणनीति बताया कैसे एग्जाम में पढ़ना है आपको, और दूसरा मैं आप लोगों से डिस्कस किया क्या चीज, कि आपको एक्स्ट्रा क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है बात? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात का दावा नहीं कर सकता कि आपको मैं सब इंस्पेक्टर बना दूंगा, आप यहाँ पर क्लास में घुसो और सब इंस्पेक्टर बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। क्यों बड़ी और अच्छी पोस्ट है, एक बार फिजिकल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं उसके बारे में, कि ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, इसमें सबसे ऊपर जो आपका सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर बोला गया। स्पेशल ब्रांच को मैं मानता नहीं हूं, बड़ा मानता नहीं हूं मैं, ठीक। और एक है प्लाटून कमांडर, और फिंगरप्रिंट, इसको सबको हटाओ, ठीक। सभी का जो ग्रेड पे है वो है 4200। देखिए आप लोग 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे देखिए ना। अब ये जो 4200 ग्रेड पे है, तुम पीएससी का एग्जाम निकाल कर देख लो, पीएससी के नोटिफिकेशन में देख लो, कितनी पोस्ट ऐसी है जिसका ग्रेड पे 4200 रुपया है, कितनी पोस्ट ऐसी है। पीएससी के मैक्सिमम पोस्ट 4200 ग्रेड पे से बहुत नीचे के हैं, बहुत नीचे के हैं, थोड़ा नीचे भी नहीं बोल रहा हूं, बहुत नीचे। कोई 2700 ग्रेड पे वाले भी है पीएससी में पोस्ट। अब इतना झक मार के पीएससी निकालोगे, इतना एफर्ट मार के, और आपको क्या मिलेगा? क्लास 3। यहां पर क्या मिलेगा आपको? 4200 का ग्रेड पे मिलेगा, प्लस वर्दी मिलेगी, प्लस जो चीज पीएससी में नहीं मिलती वो यहां मिलेगी। कैसे? एक तो दिखावा, हाँ मैं सही बात बोल रहा हूं, दिखावा। सबसे ज्यादा जो दिखाने वाली पोस्ट है ना, वो पुलिस विभाग की है, गृह विभाग के अंतर्गत। आप इतना एफर्ट मार के सोच के देखो कि तुम अपने गांव जाकर के बोलो कि मैं अकाउंट ऑफिसर बनाऊं करके, वो क्या जानेगा गांव का व्यक्ति कि अकाउंट ऑफिसर क्या होता है? समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप बोलो कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनाऊं, अगर आबकारी उप निरीक्षक, तो वो क्या जानेगा आबकारी उप निरीक्षक? उसको तो केवल यही पता है कि दारू भट्टी वाला कुछ है करके, है ना। लेकिन आप अगर गांव जाकर के बोलोगे कि मैं दरोगा बनाऊं करके, समझ रहे मेरी बात? लगा ना बाहर, आपको भी तुरंत क्लिक किया ना कि हाँ 2 ठो स्टार होता है, थाना इंचार्ज के नीचे जस्ट इसी का पोस्ट होता है, ये पदोन्नत होकर के थाना इंचार्ज बनेगा, टीआई बनेगा। ये तो आपको भी समझ में आ गया ना। पैसे के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा,
मैं आपको नहीं बताऊंगा, परीक्षा का मोहताज ही नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है। अगर आप हराम काम करते हो, भ्रष्टाचार करते हो तो अपरंपार है, लेकिन आप नहीं भी करते हो तो अभी 7वें वेतनमान के अनुसार इसकी सैलरी कितनी बनती है? 52,400 रुपया। अच्छी आजीविका है, अच्छा घर चल सकता है। और 8वां वेतनमान जब लागू होगा तो इसकी सैलरी बढ़ करके 80,000 हो जाएगी। और जो होगा अभी 1-1.5 साल में आपके पोस्ट निकाले तक के 8वां वेतनमान हो जाएगा। ये आप 80,000 की तैयारी कर रहे हैं, पर मंथ आपको 80,000 मिलेगा। 80,000, समझ रहे हो मेरी बात? अब सोच के देखो कि पीएससी का कितना पोस्ट है जो 80,000 की सैलरी दिलाएगा आपको? नहीं दिलाएगा। इसीलिए मैं सब इंस्पेक्टर को टारगेट किया था। इवन मेरा मेंस निकला था 2023 में, मेरा प्रीलिम्स निकला था, मैं मेंस छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था। समझ में आई मेरी बात? अभी 2024 में फिर दिया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो मौका है वो एकदम स्वर्णिम है। स्वर्णिम से ऊपर भी कोई मौका होगा तो ये वही है कि आप अब आपके जितने भी पुश्ते आएंगी ना, वो सब इंस्पेक्टर, मतलब आपका जो पूरा जीवन रहेगा, आप सब इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे जब भी आएगा ये, जब भी आएगा। क्योंकि हमारे यहां भर्ती कब होती है? 10-10 साल में होती है। एक भर्ती अगर अभी आई है 10 साल बाद होगी। अब आपकी भर्ती जो आई है वो हम लोग के नाम से आई है। हम लोग जो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे उसके नाम से आई ना आप लोग की भर्ती। तो वो आप लोग को, हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि वो 341 की भर्ती आई है। समझ आई मेरी बात? नहीं तो अब ये भर्ती नहीं आने वाली। आप 10 साल तक के आपका घुटना जो है वो कमजोर हो जा रहेगा, आप अपनी एज के डाउनफॉल में रहोगे, तब ये भर्ती आएगी। तब आप चाह के भी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ये अंतिम अवसर मान के चलो, ऐसा अवसर मान के चलो कि जिसमें आपकी जीवन बदलने वाली है, पूरा जीवन बदलने, आपकी पुश्तें बदलने वाली है। तो आप इसको ऐसा मान के चलो, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट बहुत ही शानदार पोस्ट है। आप गांव में जाकर के अगर आप इसको पूछोगे ना कि मैं एसपी बनाऊं करके, तो वो अवध हो जा सर बोलते हैं ना, एसपी बना अच्छी बात है, टीआई का पोस्ट मत छोड़ना। समझ रहे हो? एसपी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। लेकिन टीआई कौन होता है? थाना इंचार्ज होता है। मैं इसलिए इस बात को बोल पा रहा हूं क्योंकि कोई भी केस जो है, जो आप थाने में जाएंगे, बन सकता है टीआई अगर बनाना चाहे, और नहीं बनेगा अगर टीआई नहीं चाहे उसको बनाना। एसपी का रोल कॉल नहीं होगा वहां पे। आप किसके हाथ पर जोड़ोगे? टीआई के, एसपी के पास। एसपी क्या करेगा? फोन लगा बोलेगा उसको बना दे या बिगाड़ दे करके। ये पावर होती है सब इंस्पेक्टर की और टीआई की। पूरा पब्लिक डीलिंग होता है, पूरा पब्लिक डीलिंग, मतलब पूरी जिंदगी आपको क्या करना है? पूरा दिखावा करना है, सामने सामने में रहना है, सबके सामने सामने में रहना है। और लोगों की फटेगी अलग से होती है ना, जब आपको ट्रैफिक सिग्नल वाला ऐसा हाथ मार देता है तो दिल में धक धक हो जाता है ना, 200 रुपए गया बोल के हो जाता है। आप सोच के देखो, अगर आपको कोई टीआई रोके ऐसा हाथ मारे, कैसा लगेगा? पूरे कर्मकांड याद आ जाएंगे कि मैं क्या क्या किया हूं बोल के। समझ आई मेरी बात? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सबसे बेहतरीन एग्जाम जो मेरे नजरिए में है, मैं जब पीएससी भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, तो मेरा पहला प्रेफरेंस ये था डीएसपी चाहिए, तो वर्दी चाहिए, तो दूसरी जॉब नहीं चाहिए। समझ में आई मेरी बात? इसलिए जब मैं सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो ये मैं व्यक्तिगत तौर पर कनेक्ट कर पाता हूं, मजा आता है मेरे को, क्योंकि उसी की तैयारी किए हैं, उसी एग्जाम को निकाले हैं और वही शुरुआत से टारगेट भी रहा है। ऐसा भी नहीं है अपना कि मेरे को आईएएस बनना है, यूपीएससी भी दूंगा तो भी आईपीएस बनना है, समझे? वर्दी चाहिए ऐसा, और वो भी आबकारी 1-1 वाली नहीं चाहिए, सिविल एसआई, सिविल दरोगा ऐसा। चलो देखें, फिजिकल की बात करते हैं अपन। तो जो फिजिकल है, ठीक, सभी को मैं बता देता हूं भाई, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। अभी से जा करके ग्राउंड में गोला वोला फेंकने मत लग जाओ। फिजिकल में हाई जंप नहीं करता तो कैसे निकलता चाचा? हाई जंप नहीं करूंगा तो कैसे निकलेगा? तो फिजिकल की तैयारी में क्या करना है अपने को, है ना? अभी आप लोग केवल और केवल स्टेमिना बिल्डअप करो, स्टेमिना। समझ में आई मेरी बात? आपको स्टेमिना बिल्डअप करना है और अपना इंड्योरेंस बढ़ाना है। अभी से जाकर के गोला फेंक रहे हो, स्प्रिंट मार रहे हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप कर रहे हो, 1500 दौड़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होना है। समझ में मेरी बात? स्टेमिना इंड्योरेंस कैसे करना है अपने को, कि आप अभी केवल और केवल करो जॉगिंग, ठीक? रनिंग में नहीं, क्या करना है? जॉगिंग करना है। और ये जॉगिंग की प्रैक्टिस आपकी ऐसी होना चाहिए कि आप 40 मिनट तक के, कितने मिनट तक के? 40 मिनट
ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना राउंड मार रहे हो। ये 40 मिनट तक के आपको बिना रुके क्या करना है, जॉगिंग करना है बिना रुके। अगर आप एक बार भी रुक गए ना इसके बीच में तो एंड्योरेंस खत्म आपका। फिर समझ में आई मेरी बात? तो इसका टारगेट होना चाहिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, शुरुआत के 1 मंथ आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 40 मिनट का एंड्योरेंस चाहिए रनिंग में। समझ में आई मेरी बात? रुकना बस नहीं है, चलते रहना, दौड़ते रहना। आप अपनी स्पीड अपनी योग्यता के अनुसार देख लें कि अब मैं कितनी स्पीड में कंफर्टेबल हूं कि मैं 40 मिनट तक के बिना रुके चल कर लूंगा उसको। बहुत ज्यादा स्पीड करोगे ज्यादा लंबा नहीं जाओगे, बहुत ज्यादा स्लो करोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, स्टैमिना बिल्डअप नहीं होगा। एक एवरेज स्पीड होना चाहिए आपकी, 40 मिनट का स्टैमिना बिल्डअप करो आप। उसके बाद किसी इवेंट में जाना, किसी भी इवेंट में जाओगे कब, 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद क्या नहीं करना है वो भी जान लो। मैक्सिमम लोग जो बाहर हुए वो बाहर हुए तो इंजरी में, है ना। योग्य बहुत लोग थे, कई लोग योग्य थे, कुछ ऐसे योग्य लोग भी थे जो 250 प्लस मार सकते थे लेकिन वो 96 नंबर लेके आए। समझ गए बात? कई ऐसे योग्य लोग भी थे जो एग्जाम से बाहर हो गए, जिनका हैसियत था कि 156 और 164 नंबर ला सके लेकिन वो बाहर हो गए। बाहर होने का कारण यह था इंजरी, सबसे बड़ा कारण था इंजरी। ठीक, तो आपको जितना ज्यादा हो सके इंजरी से बचना है, शुरू से लेकर आखिरी तक के बचो। इंजरी से कैसे बचोगे? पहला है डाइट, पानी शामिल करो। ठीक, ठंड में लोग पानी नहीं पीते, सबसे ज्यादा इंजरी होगी अगर आप पानी नहीं पियोगे। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, आपको हाइड्रेटेड रहोगे, इंजरी की संभावना कम होगी। डाइट में किसी भी प्रकार का तेला वाला चीज जो है उसको थोड़ा सा कम करो, खत्म करो नहीं बोलता, तेलहा चीज जो है वो कम करो। समझ में मेरी बात? क्या शामिल करो? चना, मूंग, ठीक, फली, ये फाइबर वाली चीज शामिल करो। इसके बाद दाल इसको शामिल करो। चावल थोड़ा सा अवॉइड करो। रोटी इसको बढ़ाओ। समझ में मेरी बात? और कुछ नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई नया तरीके का एक्सपेरिमेंट मत करना कि 5000 का डब्बा ला लेता हूं उसको खा लेता हूं, क्रेटीन वेटीन कुछ नहीं करना। समझ में मेरी बात? बाद में वो दिक्कत दे देगी आपको। तो ये आपका डाइट जो है इसको मेंटेन करके रखें आप। इंजरी से बचना है। कौन कौन सा इवेंट शुरुआत में नहीं करना? शॉर्ट पुट नहीं करना, गोला फेंकना नहीं है, शुरुआत में नहीं फेंकना। लॉन्ग जंप आखिरी में करने वाली चीज है। ये दो जो है सबसे आखिरी में करने वाली चीज है। प्रैक्टिस अगर आपको करना है प्रैक्टिस, और वो भी किसके बाद, 1 महीने के बाद, तो प्रैक्टिस आपको करना चाहिए किसकी? हाई जंप की। ठीक, क्योंकि हाई जंप 1-2 दिन में नहीं आने वाला, वो लंबा समय मांगता है वो। तो आपको करना है तो हाई जंप करें, किसके साथ? रनिंग के साथ। क्या नहीं करना है? लॉन्ग जंप नहीं करना, शॉर्ट पुट नहीं करना। लॉन्ग जंप मतलब कूदने वाला, सबसे ज्यादा आपको इंजरी होगी लॉन्ग जंप में, सबसे ज्यादा इंजरी, इससे बचो। और समझ आई मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? और हाँ, ग्राउंड अभी कितने समय जाना है, सुबह शाम जाना है, ऐसा कुछ मत करो, सिर्फ एक टाइम ग्राउंड जाओ अभी। ठीक है, सुबह जाते हो सुबह जाओ, शाम को जाते हो शाम को जाओ, या किसी भी समय आप जाते हो उस समय जाओ। आप एक टाइम ग्राउंड को दो, और अभी पूरा समय किसको दो? पढ़ाई को दो। अभी जो रेशियो होना चाहिए वो 20-80 का होना चाहिए। 80% पढ़ाई करना है, 20% फिजिकल करना है। 20%। जब ये सामने आता जाएगा तो ये 20 को बढ़ाते जाना, लेकिन अभी क्या करना है? 80% पढ़ाई पे फोकस करना है, ऐसा। तो ये रणनीति रहेगी। आपका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा पिछले एग्जाम के कंपेयर में। पिछले एग्जाम में जितना था उतना जो है इस समय नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा। सर सीजीएल जैसे सेंट्रल एग्जाम और स्टेट एग्जाम में कौन सा बेहतर ऑप्शन है? सेंट्रल। हाँ, मैं मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा स्कोप है, लेकिन मैं ये फालतू फिजूल की बात भी नहीं करूंगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा फोकस करो। व्यक्तिगत तौर पर मेरे को ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप के आसपास रह करके, अपने लोगों के आसपास रह करके जॉब करना है। दिखाऊंगा कि इसको फिर जॉब लगा के। अभी जॉब लगाया हूं, महाराष्ट्र में पढ़ा हुआ हूं, कौन देख रहा है मेरा जलवा? इसीलिए अगर मैं योग्य हूं, अगर आप योग्य हो, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी आपको करना चाहिए। मैं मानता हूं स्कोप कम है, जब ऑप्शन नहीं होना, ऑप्शन खत्म हो जाए तो फिर चले जाना सेंट्रल की तरफ। लेकिन अगर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो है ना रेलवे के एग्जाम में लगे हुए हैं, यहां आने की अभी इतना फड़फड़ाते रहते हैं, हर एग्जाम को देते हैं, छुट्टी ले लेके आते हैं। अब अल्टीमेट लोग यही आना चाहते, तो हम क्यों बाहर की तैयारी करें फिर?
समझ में आई मेरी बात? चले ऐसा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ये हुई अपनी रणनीति। रणनीति में कितनी बातें बताया मैं आप लोग को? फिजिकल की बात बताया, रिटर्न की बात बताया, ठीक। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया। कोई भी चीज अंतिम नहीं है, हद पार कर दो, हर चीज की हद पार कर दो। पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी हद पार कर दो, फटे हाल पढ़ो, फटे हाल। इतना नंबर ला डालो, इतना नंबर ला दो कि आपके आसपास भी कोई ना रहे। समझ में आई मेरी बात? आसपास कोई नहीं, सीधा सीधा 100 नंबर की लीड ले लो, 100 नंबर की लीड। समझ में आई मेरी बात? 100 नंबर की लीड कैसे होगी? मेन 600 नंबर का है, 100 नंबर का इंटरव्यू है और 300 नंबर का फिजिकल है। आराम से हो सकता है। किसी में 20-30 की लीड ले लिए, किसी में 40-50 की लीड ले लिए, किसी में फिर 10-20 की लीड ले लिए, 100 नंबर की लीड वैसे ही हो गई फिर। समझ में आई मेरी बात? टीआई भी तो जल्दी बनना है ना, प्रमोशन भी तो उसी के आधार पर होगा, रैंक अच्छा आएगा, जल्दी टीआई बनोगे आप, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं संविधान। अब आप कॉपी किताब खोल सकते हैं, ठीक। खोल लो, कॉपी भी खोल लो भाई, बढ़िया। संविधान छोड़ना नहीं है अंतिम तक के, आप लोग इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अंतिम तक के छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है, फोकस होना चाहिए मेंस। और क्या, फिलहाल 20% फिजिकल, 20% फिजिकल, ऐसा। संविधान देखो भाई, संविधान सबसे पहले तो क्या है भाई? जैसे ही मैं संविधान बोलता हूं आपके दिमाग में आ जाता है कि नियम कानून होगा, यही आता है दिमाग में, और वास्तविक रूप में ऐसा है भी। लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो संविधान है, ये जो संविधान नाम का शब्द है, इस शब्द के बारे में जानना पड़ेगा। हर देश में कुछ ना कुछ नियम होते हैं उस देश को चलाने के लिए, हर देश में, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, हर देश में कुछ नियम होते हैं। हमारे यहां भी नियम है और उनको अपन किताब में लिखे, और इस किताब का नाम क्या दे दिए? संविधान दे दिए। इस किताब का नाम अलग कुछ और रख करके संविधान क्यों रखा गया? तो इसका जो राज है वो इस शब्द के अंदर छुपा हुआ है, संविधान नाम के शब्द के अंदर छुपा हुआ है। ये क्या है? संविधान जो है, ठीक, ये अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये सम धन विधान, ये दो शब्दों में टूटेगा वो। समझ में आई मेरी बात? सम और विधान, वो दिख भी रहा है आपको, संविधान सम धन विधान। जहां पर साथ में लिखते हुए चलेंगे, कोई बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट है नहीं। जहां पर भारी भरकम कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको रखवा दूंगा। सम और विधान, यहां पर सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ है समान। क्या है? समान। और विधान का अर्थ क्या है? आप जानते हैं विधान का अर्थ क्या होता है? कानून होता है कानून, जिसको अपन सामान्य शब्दों में नियम बोल देते हैं, और बहुत अच्छे शब्दों में अगर मैं बोलने के लिए जाऊंगा तो क्या बोल दूंगा उसको? संहिता, ठीक। समझ में आई मेरी बात सभी को? गया दिमाग में सभी के? समान, कानून, नियम या संहिता। सम का एक और अर्थ निकाला गया संप्रभुता से। किससे निकाला गया है? संप्रभुता से, ऐसा। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि ये जो शब्द है, ये संविधान शब्द है, क्यों ऐसा रखा गया है? संविधान नाम ही क्यों रखा गया इस पुस्तक का नाम? इसलिए रखा गया है क्योंकि जब देश आजाद नहीं था, जब गुलाम था देश, हमारा उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो हमारे पास एक अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। हमेशा अपन किसी न किसी तरीके से नीचे थे। किसके नीचे थे? या तो ब्रिटेन वालों से नीचे थे, या तो सवर्ण उच्च वर्ग के लोगों से नीचे थे, पूंजी के मामले में हो चाहे धर्म या जाति के मामले में हो। तो संविधान जब आया तो वास्तविक रूप में क्या लेकर के आया है? समानता लेकर आया है। क्या लेकर के आया है? समानता। इसीलिए है ना, समानता लाने वाला दस्तावेज, मैं बोल सकता हूं उसको समानता लाने वाला दस्तावेज है। गया दिमाग में सभी के? इसके बाद दूसरी चीज, संप्रभुता। जब ब्रिटेन का उपनिवेश था तो यह बात थी कि ब्रिटेन जो है वो हमारे लिए निर्णय लेता था। हम इंडिपेंडेंट नहीं थे अपना कल्याण स्वयं करने के लिए। आ रही बात समझ में? लेकिन अब क्या है? अपन अब इंडिपेंडेंट है, अपन क्या कर सकते हैं? अपने विकास के लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यानी कि हम क्या है? संप्रभु, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो कि संप्रभुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक, समझ में आई मेरी बात सभी को? संप्रभुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक। संप्रभुता मतलब समझे ना मेरी बात, कि अपन किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और अपना निर्णय स्वयं
ले सकते हैं, ऐसा। और किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप कोई भी विदेशी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास क्या है, संविधान, ऐसा। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, जो संविधान शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ। फटाफट आप लोग नोट करेंगे, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी फटाफट नोट करेंगे। हो गया, लिख लिए सभी, लिख लिए, चलो बढ़िया। तो ये हुआ उसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन केवल शाब्दिक अर्थ जान लेना बस काफी नहीं है भाई, है ना, शाब्दिक अर्थ जान लेना काफी नहीं है। तो इसके बारे में कुछ इसका डेफिनेशन अपन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा की। अगर आपको संविधान के बारे में पूछे कोई कि संविधान क्या है, तो पता तो होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है, उसका डायमेंशन क्या है। तो संविधान को तो अपन परिभाषित करने के लिए चलते हैं। क्या है भाई संविधान आपके हिसाब से, क्या आप बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताओ, ऑफलाइन वाले भी बताओ। ठीक, मैं देख पा रहा हूं सभी का नाम है यहाँ पे, डैनी, दुर्गेश, गया, हरीश, हिमांशु, कविता, किशन, है ना, अगर भी ज्योति, नवीन, एपी, धर्मेंद्र, दीपक। ठीक, क्या है भाई संविधान, संविधान क्या है? अगर अपन संविधान को परिभाषित करने के लिए जाएं तो आप किस तरीके से बोल पाओगे कि संविधान क्या है? जी, नियम कानून का संग्रह संविधान है। बहुत बढ़िया। चलो, तो पहली बात अपन लिख लेते हैं कि ये नियम कानून, जिसको अपन अच्छे शब्दों में क्या बोले, संहिता, कोड, ठीक, ये है उसका संग्रह है, ऐसा ही बोल रहे हो आप? ठीक, चलो, नियम कानून और संहिता का संग्रह है। अगली बात और कुछ है ये लिखित में है लिखित में, लिखित में है ना, रिटर्न है ये। और अगर ये रिटर्न है तो कोई तो आधार होगा इसका, यानी कि किसी चीज में तो लिखा गया होगा। तो बोल सकता हूं मैं कि ये एक प्रकार का दस्तावेज है, बोल सकता हूं ना, दस्तावेज है बोल सकता हूं। मैं बोला नियम कानून या संहिता है, लिखित रूप में है और दस्तावेज में है, ऐसा बोला मैं। इससे होता क्या है भाई, इसका उपयोग क्या है कि देश का संविधान अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देश का प्रशासन नहीं चलेगा, देश का प्रशासन जो है वो ठप हो जाएगा, यही चीज है। इसीलिए चौथी बात कि देश के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है, सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। अब देखो इन चार बातों को देखो, इन चार बातों के अनुसार मैं देश के संविधान को परिभाषित कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखो कि देश का संविधान क्या है, नियमों, कानूनों या संहिताओं का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश के शासन का संचालन होता है, कर सकते हैं। या फिर उल्टा, देश के सुचारू रूप से सुव्यवस्थित संचालन के लिए नियमों, संहिताओं का लिखित दस्तावेज क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है, किसी भी तरीके से। तो ये चार बातें आपको याद होनी चाहिए, आप आराम से संविधान को परिभाषित कर सकते हो। फटाफट इसको नोट करना, उसके बाद में आप लोगों को संविधान की एक सामान्य परिभाषा लिखवा देता हूं, है ना। व्यवस्थित नियमों का संग्रह, हाँ बिल्कुल सही है धर्मेंद्र, एकदम सही है। चलिए, ये चार बातें लिख लो, उसके बाद संविधान की परिभाषा में आपको लिखवा देता हूं बोल के। सब इंस्पेक्टर का महत्व सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मेरे को वास्तविक तौर पे और अच्छे से समझ में आया कि अगर मैं पीएससी निकाल लेता तो मेरे को इतना तवज्जो नहीं मिलता, जो इतना भाव मिल रहा है, जो इतना सम्मान मिल रहा है ना, हर तरीके से उतना नहीं मिल पाता अगर मैं पीएससी निकालता। लेकिन जब मैं सब इंस्पेक्टर बना हूं, जब मैं दरोगा बना हूं, तो लोग जब जानते हैं कि ये पोस्ट क्या है, इसकी पावर क्या होती है, तो ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। किसके कंपेयर में, पीएससी के कंपेयर में। वही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम निकाल लोगे ना, तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा तीर मार दिया हूं मैं, बहुत बड़ा तीर मार दिया हूं। तो इसके महत्व को आप लोग समझना। मैं अगर इसके महत्व को पढ़ाई करते समय जान रहा होता, हालांकि मैं अपना 100% दिया हूं, तब कहीं जाकर के एग्जाम निकला है, ठीक है, उसमें एक और एक्स्ट्रा एफर्ट मैं जोड़ देता अगर पता होता कि इतना सम्मान मिलने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इंस्पिरेशन के तौर पे आप किसी एक की बात मानना, मैं ये नहीं बोलता मेरी बात मानो, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी बात मानो, किसी एक को फॉलो करो और एकदम अंधा फॉलो करो, सिर्फ एक को। सबकी रणनीति अलग होती है, रास्ते कई है पहुंचने के और भटकने के उससे ज्यादा है, समझे? पहुंचने के कई रास्ते हैं, भटकने के कई ज्यादा है। तो आप किसी एक को फॉलो करो और अंधा फॉलो करो और पहुंचो अपने लक्ष्य तक के। समझ मेरी बात? मेरे को फॉलो करो मैं ये नहीं बोलता, करोगे तो अच्छी बात है। चलो लिखो संविधान की परिभाषा, लिखना। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्पेशल ब्रांच से ज्यादा मेरा नंबर है,
मेंस फिजिकल इंटरव्यू मिला करके, लेकिन मेरा सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, स्पेशल ब्रांच मेरे को चाहिए नहीं था, ठीक है, एसबी मेरे को नहीं चाहिए था, तो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है मेरा। लिखना लिखना नियमों कानूनों का ऐसा लिखित दस्तावेज, नियमों कानूनों का ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा, नियमों कानूनों का ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा देश के शासन का, जिसके द्वारा देश के शासन का सुचारू रूप से, जिसके द्वारा देश के शासन का सुचारू रूप से संचालन होता है, देश के शासन का सुचारू रूप से संचालन होता है, ठीक, संविधान कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। ऐसा समझ में आई मेरी बात सभी को? ठीक, गया ना दिमाग में सभी के? एकदम इजी है ये चीज। ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट चलेगा, कम से कम मैं संविधान का 10 से 12 दिन तक क्या आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगा। जैसे कि अभी मैं बताया संविधान क्या है, कल अपन पढ़ेंगे संविधान का प्रकार, संविधान के अंग, ठीक, संविधान का आकार, फिर उसके बाद संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे भारत का संविधान तैयार हुआ आज की डेट में, फिर अपन पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, फिर अपन पढ़ेंगे देश के संविधान की प्रस्तावना, फिर कहीं जाकर के अपन मेन संविधान भाग 1 में पहुंचेंगे। तो इसको करने में मेरे को लगभग 10 से 12 दिन और उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये पूरा बेसिक चलेगा, अभी पूरा बेसिक से लेकर के अपन एकदम उच्च स्तर तक जाएंगे। धीरज के दामन को थाम के रखना और मोटिवेट रहो, हमेशा मोटिवेट रहो। समझ में आई मेरी बात? चलो मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं। आज की क्लास में ज्यादातर मैं फोकस किया और रणनीति पे किया। हर दिन रणनीति बताने का मन मेरे को भी नहीं करता, क्योंकि आप 3660 प्रकार के लोग मिलते हैं, बार बार यही बात पूछते हैं मेरे से कि क्या रणनीति हो, किस टाइप से तैयारी करें, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं बता पाऊंगा। आज की क्लास एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, फोकस बहुत ज्यादा करेंगे। अगर आप भूल जाए इस रणनीति को, जाकर के ऑनलाइन में वो रिकॉर्डेड क्लास होगी, उस रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा देख लेना, लेकिन फॉलो उसको एकदम अंधा करो, अंधा फॉलो करो। मिलते हैं।